essay 210 अग्रिंग द टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट। तो ये ऐसे हमें बताता है, essay 210 हमें बताता है कि टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले देखो 2 बातें जिनका ध्यान रखा जाना चाहिए। पहला ये कि प्री कंडीशंस होनी चाहिए टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट में। फिर दूसरा ये कि जो मैनेजमेंट TCWG है और जो ऑडिटर है, इन दोनों के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को लेकर के। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट आम बोल रहा है, ऑडिटर को इमली समझ में आ रहा है, ऑडिटर कुत्ता बोल रहा है, मैनेजमेंट TCWG को बिल्ली समझ में आ रहा है। इस तरीके की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर एक है प्री कंडीशन। अब प्री कंडीशन में देखो 2 बातें हैं कि एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF, यानी जो भी FRF मैनेजमेंट या TCWG यूज़ कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिपोर्ट करने के लिए, वो जो FRF है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए उस इंडस्ट्री में। यानी अगर आप बैंकिंग कंपनी हो तो आप जो भी आपको RBI ने जो भी FRF बताया होगा कि इस तरीके से आपने प्रेजेंट करना अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, आपने उसी तरीके से उसी हिसाब से अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में स्टेटमेंट को प्रेजेंट करना चाहिए। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो तो आपको IRDA ने जो भी FRF पकड़ा रखा है, आपने उस FRF के अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और रिपोर्ट करना चाहिए। अगर आप कंपनी हो नॉर्मल कंपनी तो आपको कंपनीज एक्ट 213 का जो शेड्यूल 3 है वो लगेगा। तो मतलब सबसे पहले तो ऑडिटर ने जाकर के ये एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF चेक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल कंपनी हो, आपको लगना चाहिए था शेड्यूल 3, आपने बैंकिंग कंपनी का जो FRF है वो फॉलो कर रखा है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रू एंड फेयर व्यू जो है वो देगी नहीं, वो मिसलीडिंग हो जाएगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अंडरस्टैंड होगा नहीं शेयर होल्डर्स को कि आपने किस तरीके से रिपोर्ट कर रखा है। तो इसलिए और आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो फ़ायदा नहीं है फिर ऑडिट करने का। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये जाकर के चेक करना है कि क्या जो FRF जो कि मैनेजमेंट ने लागू किया हुआ है अपनी कंपनी में, जिसके अकॉर्डिंग अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ठीक है, उस इंडस्ट्री के जो भी नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग। फिर एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में 3 बातें आती हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल एंड टू प्रोवाइड ऑडिटर विद relevant information, additional information and unrestricted access to persons। ऑडिटर को ना सिर्फ इस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब है, अगर ऑडिटर ऑडिट करने के लिए जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसको मैनेजमेंट का कोऑपरेशन चाहिए होगा। बिना मैनेजमेंट के या TCWG के कोऑपरेशन के ऑडिटर ऑडिट कर ही नहीं सकता, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको जो वहाँ पे जो पर्सन होंगे उनको बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री को बिजनेस को समझना पड़ेगा ना। इसलिए ऑडिटर के काम की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है मैनेजमेंट की। यानी ऑडिटर तो सबसे पहले ये इंश्योर करेगा कि आपने ऑडिट करते समय अगर कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी आपसे तो क्या आप मेरे को वो इन्फॉर्मेशन दोगे कि नहीं दोगे, या फिर ऑडिट से ही संबंधित अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मेरे पहले नहीं मांगी थी, ठीक है, ऑडिट शुरू करते समय अगर बीच में मेरे को चाहिए तो क्या आप वो मेरे को दोगे कि नहीं दोगे। और अगर मेरे को किसी पर्सन से बात करनी है तो क्या आप ऐसा तो नहीं है कि उसको मेरे को मिलने से रोक दोगे, मैं जिससे चाहूँ मैं उससे मिल सकता हूँ अपने ऑडिट के सिलसिले में, ठीक है। फिर अब ये अगर ऑडिट के काम की है तो ये किसके लिए है, ये जो स्टेक होल्डर है ना, जो यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेशली डाली जाती है, ताकि ऐसा ना हो कि अगर जो ऑडिट रिपोर्ट है वो गंदी आए, है ना, तो जो अंडे और टमाटर हैं वो ऑडिटर को ना पड़े। ये इसके लिए ऑडिटर स्पेशली मैनेजमेंट से डलवाता है कि तुम लिखो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एज पर जो एप्लीकेबल FRF है उस एज पर एप्लीकेबल FRF के अकॉर्डिंग बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है मैनेजमेंट की। अगर कोई गलती है तो मतलब वो तुम्हारी है, मैं तो सिर्फ ऑडिट करने के लिए आऊँ। अगर कोई सी इंटरनल कंट्रोल में वीकनेस है, वो मिस स्टेटमेंट को प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो गलती किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो ये ऑडिटर अपने बचने के लिए लिखवाता है, और ये असली में ऑडिट के काम की इन्फॉर्मेशन, ऑडिट के काम के लिए जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वो होती है, ठीक है। तो प्री कंडीशन है हमारे पास 2, एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ FRF और एक्नॉलेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है 3, जिसमें से 2 तो शेयर होल्डर के लिए स्पेशली लिखवाई जाती है और एक होती है
ऑडिटर के लिए, ताकि मैनेजमेंट बाद में जाकर के मुकर ना जाए और ऑडिटर स्मूथ ऑडिट करता रहे। और जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट पे एग्री करने से पहले ये दोनों ऑडिटर को दोनों चीज़ें चेक करनी चाहिए। क्या? एक तो प्री कंडीशंस जिसमें ये सारी बातें होंगी, और फिर दूसरा ये कि कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो यानी जो ऑडिटर कह रहा है वही मैनेजमेंट TCWG समझ रहा है, और जो मैनेजमेंट TCWG समझ रहा है वही ऑडिटर कह रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इंगेजमेंट लेटर पे कि इंगेजमेंट लेटर में कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो देखो, इंगेजमेंट लेटर में सबसे पहले तो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप होगा, है ना, कि आपने ऑडिट करके क्या पता करना है, क्या या किस चीज़ को ऑडिट करनी है, या फिर ऑडिट का आपका स्कोप क्या रहेगा, एरिया कौन सा रहेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है मैनेजमेंट और ऑडिटर की। अब ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये मतलब बताया जाता है कि जो ऑडिटर जो ऑडिट रिपोर्ट जो इशू करेगा उसको एक्सपेक्टेड फॉर्म या फिर कंटेंट क्या रहेगा, एक्सपेक्टेड फॉर्म या कंटेंट क्या रहेगा। और जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बता रखी है, तो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज पर FRF, वो किसकी होती है? मैनेजमेंट की। अब देखो, ये जो पांचों पॉइंट है ना, ये अलग अलग है। ये ऑब्जेक्टिव स्कोप का ये पहला अलग पॉइंट है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट अलग है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन एज पर FRF अलग है। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ इंगेजमेंट लेटर में कौन कौन सी बातें होती हैं, तो आपने इस तरीके से बातें लिखनी है कि दो भाग में डिवाइड कर दो, एक ऑब्जेक्टिव स्कोप, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी की दो भागों में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। तो इस तरीके से आप इंगेजमेंट लेटर का कंटेंट लिख सकते हैं। अब ये है कि इंगेजमेंट लेटर जब हमें फर्स्ट टाइम मिलती है तो उस समय क्या करना चाहिए, ये तो स्टैंडर्ड ने बता दिया, लेकिन क्या आपने इस साल ऑडिट किया, अब अगले साल भी आप ऑडिट कर रहे हो, उसके अगले साल भी, यानी लगातार आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जो सिंगल ऑडिटर होता है वो जो उसका 5 ईयर का जो एक टर्म होता है उसमें वो ऑडिट कर सकता है। और अगर कोई कंपनी तो हो नहीं सकती, LLP होती है, तो वो 5 ईयर के 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म तक कर सकती है। तो यानी अगर जब आप लगातार कर रहे हो तो क्या उस समय आपको इंगेजमेंट लेटर की जरूरत है कि नहीं है। यानी रिकरिंग ऑडिट में आपको जो इंगेजमेंट लेटर है उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, उसके बारे में भी स्टैंडर्ड ने क्या रखा है। क्या स्टैंडर्ड कहते हैं, नहीं देखो, वैसे नॉर्मली तो साधारणतः है हमें क्या नए इंगेजमेंट लेटर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने को जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है उसको अपने को कभी रिवाइज करना पड़ सकता है, या तो हमें रिमाइंड यानी दोबारा से याद दिलाना पड़ सकता है। अब देखते हैं हम कि हमें कब दोबारा से याद दिलाना पड़ सकता है, या फिर कब हमें दोबारा से टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट को रिवाइज करना पड़ सकता है। तो याद दिलाना कब पड़ सकता है कि भाई ओनरशिप ही चेंज हो गई, तो अब नए बंदे आए हैं तो उनको तो याद दिलाना पड़ेगा ना कि ऐसे ऐसे हमारे बीच में जो प्रीवियस ओनर था ऐसे ऐसे बात हुई थी, या प्रीवियस मैनेजमेंट के साथ हमारी। फिर दूसरा कि आपने इस साल ऑडिट कर लिया, अब अगले साल जब आप दोबारा ऑडिट करने जा रहे हो तो आपको लग रहा है ऐसा कि इस बार कि आपको लग रहा है कि जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है उसको क्या पता मैनेजमेंट भूल गया हो कुछ बातें, है ना, या मैनेजमेंट को आपको लग रहा है कि मैं और अच्छे से क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना आए, क्योंकि 1 साल बीत चुका है ना, और वैसे भी इंसान भूल जाता है। तो अगर कोई भी इंडिकेशन मिलती है कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप को लेकर के किसी भी तरीके की कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आपने एग्जिस्टिंग टर्म्स को क्या करना चाहिए, रिवाइंड करवा देना चाहिए। अब रिवाइज कब करवाना चाहिए, देखो अगर लीगल रिक्वायरमेंट में ही चेंज आ गया, या फिर आपका FRF में ही चेंज आ गया हो, या ऑर्गेनाइजेशन का नेचर या साइज ही चेंज हो गया हो, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है वो रिवाइज करना पड़ेगा एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, एज पर FRF, एज पर जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नेचर अब हो गया उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट रिवाइज करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा रिकरिंग ऑडिट को लेकर के। अब यहाँ पर रिकरिंग ऑडिट के अलावा मैनेजमेंट खुद ही कहती है कि हम जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है उसको चेंज कर रहे हैं, और जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है उसको चेंज करने के कारण जो आपका जो लेवल ऑफ एश्योरेंस जो आप लेने वाले थे वो कम हो गया। यानी लेवल ऑफ एश्योरेंस जो ऑडिटर का है, ऑडिट जो एविडेंसेस का जो लेवल ऑफ एश्योरेंस है वो आपको कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो ओरिजिनल जो टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट है उसको मिड में ही चेंज कर दिया गया है। तो ऑडिटर क्या करेगा, छोड़ देगा कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, नहीं ऑडिटर कि मेरे को ओरिजिनल टर्म्स ऑफ इंगेजमेंट चाहिए, पैर पटकेगा, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो सबसे पहले वो बड़े लोगों की तरह जाकर के बात करेगा कि क्यों चेंज कर रहे हो।
अब विरोध करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि सामने वाले की मजबूरी क्या है ना। तो सबसे पहले तो उससे जस्टिफिकेशन लो। अगर आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन ठीक है बिल्कुल, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जब आपको खुद ही लग रहा है कि ठीक है, तब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप क्या करो, जो नया टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उसको रिकॉर्ड कर लो, या तो किसी नए एंगेजमेंट लेटर में रिकॉर्ड कर लो, या फिर कोई मतलब सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न एग्रीमेंट पे कर लो आप रिकॉर्ड। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं ये गलत कर रहा है, तो पहले तो मानोगे नहीं। अगर आपको खुद ही लग रहा है कि गलत कर रहा है तो आप मानोगे क्यों? जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ऑफकोर्स, है ना, तो आप मानोगे नहीं। और मैनेजमेंट को बोलोगे कि मैं तो वहीं पे अटका हूँ, तुम अपनी बातें चेंज करो। तुम मतलब तुम थाली के बैगन हो, तुम पहले कुछ कह रहे थे अब कुछ कह रहे हो, हैं? तो तुम अपना स्टांस चेंज करो। मैं तो हिमालय हूँ, मैं तो अपनी जगह पे अड़ा रहूँगा, जहाँ पे मेरे को पहले ला करके तुम लोगों ने खड़ा किया था, मैं वही हूँ, तुम हटो, है ना। तो अगर मैनेजमेंट मान जाता तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं मानता, मैनेजमेंट भी हट जाता है, तब तो आप क्या करो भाई, विड्रॉ कर लो कि भैया मेरे को करना ही नहीं ऑडिट, मेरे को खेलना नहीं है, तुम लोग चीटिंग कर रहे हो, है ना। लेकिन अगर ज़बरदस्ती खेलना पड़े तो डिस्क्लेमर दे दो कि भैया मैं कुछ ही नहीं कह सकता। डिस्क्लेमर मतलब ये होता है कि आपका कोई ओपिनियन नहीं है, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएट या फिर जो भी है एडिक्वेट आपको ये ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। तो डिस्क्लेमर का मतलब एक तरीके से नो ओपिनियन भी होता है, ठीक है। और आपने रिपोर्ट भी कर देना, यानी विड्रॉ या डिस्क्लेमर तो करना ही करना है, उसके साथ आपने रिपोर्ट भी कर देना है। किसको? TCWG और ओनर्स को, कि देखो भैया तुमने गलत किया है, तुमने ऐसा ऐसा किया है, तो मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, या फिर मेरा कोई ओपिनियन नहीं है इस कारण से, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, ठीक है। देखो वर्सेस लिखा है ना, यानी मैच हो रहा है। पहला मैच हो रहा है लॉ वर्सेस FRF, यानी FRF यानी जैसे मान लो कि आप कंपनीज एक्ट में आपको शेड्यूल 3 लगता है, तो शेड्यूल 3 की FRF अलग है, ठीक है। शेड्यूल 3 में जो FRF दिया हुआ है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए जो फ्रेमवर्क दिया है वो अलग है, और लेकिन लॉ कुछ और कह रहा है आपको करने के लिए। यानी FRF में कुछ और करने के लिए बोला गया है, और लॉ आपको कुछ और कह रहा है, कानून आपको कुछ और करने के लिए कह रहा है। तो पहली बात तो ये कि ऑडिट एक्सेप्ट करना ही मत। अगर ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया तो मैनेजमेंट को बोलो कि देखो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, इसकी संभावनाएं बहुत है, क्योंकि आपका लॉ कुछ और करने के लिए बोल रहा है। यानी एक तरीके से ही क्या है, ये पहले तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू तो देगा ही नहीं देगा, क्योंकि भैया FRF फॉलो करोगे तभी आपका ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। अब आप FRF फॉलो कर ही नहीं रहे हो तो ट्रू एंड फेयर व्यू होगा कैसे? लॉ तो कुछ और अपने मन मुताबिक कुछ और करवा रहा है। तो सबसे पहले तो आपने ट्रू एंड फेयर व्यू वर्ड का यूज़ ही नहीं करना है, ठीक है। और एक एडिशनल डिस्क्लोजर भी दिलवाना मैनेजमेंट से कि ऐसी ऐसी बात है, लॉ ऐसे ऐसे कह रहा है, ठीक है। और आप EMP एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ में भी आप इन बातों को मेंशन करेंगे। इफ द अबव थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर ऐसा है कि मैनेजमेंट एडिशनल डिस्क्लोजर देने के लिए नहीं मान रहा है और आप EMP भी नहीं डाल पा रहे हो, ऐसा कुछ अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, लेकिन लॉ कह रहा है कि नहीं आपको ऑडिट करनी है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जाहिर सी बात है मिसलीडिंग बनेंगे क्योंकि आपने FRF फॉरवर्ड नहीं किया, तो आपने क्या करना है, आपने जो इंगेजमेंट लेटर है उसमें आपने मैनेजमेंट को वार्न कर देना है, चेतावनी दे देनी है, और अपनी ऑडिट रिपोर्ट को आपने मॉडिफाई कर देना है कि भैया मेरे ऊपर प्रेशर है, ये लॉ वाले मान नहीं रहे हैं, या आपके ये जो मैनेजमेंट है TCWG आपका ये मान नहीं रहा है, तो भाई मेरी है ओपिनियन मॉडिफाई, एडवर्स दे दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। बोल दो कि ये इनका दिमाग ख़राब हो गया है, ये मेरी बात मान नहीं रहे हैं, तो ये मैं मॉडिफाई ओपिनियन दे रहा हूँ। तो ये बात थी लॉ एंड FRF की। अब ये बात है लॉ वर्सेस ऑडिट रिपोर्ट की। इसमें FRF नहीं है, इसमें ऑडिट रिपोर्ट है। तो अगर आपको जरा सा भी मिसअंडरस्टैंडिंग का चांस लग रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो अदर इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वो इस तरीके से दिया गया है, या फिर लॉ कह रहा है कि इस तरीके से एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालो या अदर इन्फॉर्मेशन डालो, जिसके कारण आपको लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, तो आपने ऑडिट रिपोर्ट में एडिशनल डिस्क्लोजर देना चाहिए। लेकिन अगर एडिशनल डिस्क्लोजर दे करके भी आप मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व नहीं कर सकते हो,
तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप असाइनमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करो। लेकिन फिर भी लॉ कहता है कि नहीं, तुमको असाइनमेंट लेना पड़ेगा, तुमको ऑडिट करनी पड़ेगी, तो कुछ मत करो, चुप अपना मुंह बंद रखो फिर तो। डोंट गिव रेफरेंस टू एसेज। आप ये बोलो ही मत कि मैंने ऐसे के अकॉर्डिंग काम किया, मैंने ऐसे के अकॉर्डिंग ये किया, मैंने ऐसे के अकॉर्डिंग वो किया। चुप रहो बिल्कुल। लॉ वर्सेस एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखो एफआरएफ, लॉ वर्सेस एफआरएफ और लॉ वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों में एक ही समस्या है, क्या कि जो भी एफआरएफ कह रहा है, अब देखो एफआरएफ क्या होता है, एफआरएफ जो होता है उसको गाइड कौन करता है, एफआरएफ को गाइड करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो पहले तो हमने एफआरएफ में चेंज किया, यानी एफआरएफ में चेंज किया मतलब कि उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें चेंज किया। यार जब आप प्रेजेंटेशन में चेंज करोगे तो जैसी बात है कि आप जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। यहाँ पे सीधा सीधा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर ही टारगेट कर रहा है लॉ कह रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कह रहा है कि जो इन्वेंट्री है उसको एनआरवी और कॉस्ट विचएवर इज लोअर पे वैल्यू करो। लॉ कह रहा है नहीं इस पर आपको वैल्यू नहीं करना है, अब वो एक अलग ही वैल्यू अपनी बता रहा है, उस पर फॉलो करने के लिए बोल रहा है आपको। तो जाहिर सी बात है आप वो फॉलो करोगे नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या करोगे, एडिशनल डिस्क्लोजर दे दोगे। एडिशनल डिस्क्लोजर दे दोगे कि मैनेजमेंट की जो लॉ है वो अपने को इन्वेंट्री के साथ ऐसा ऐसा करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। यानी आप क्या कर रहे हो, आप डिपार्ट कर रहे हो, यानी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो मेथड या फॉलो जो भी बता रखा है उस आप डिपार्ट कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, जो एफआरएफ है, अब देखो यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर चेंज होता है तो एफआरएफ भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मली जो एफआरएफ होता है वो होता है जनरल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब लॉ ने अपनी नाक घुसेड़ दी, लॉ कह रहा है ऐसे नहीं ऐसे करो, तो यानी अब ये जनरल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो रहा नहीं, ये कंप्लायंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो गया। तो आपने जो सिंपल सी बात है वो एफआरएफ का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो आपने चेंज कर देना है, जनरल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क से इसको चेंज करके कंप्लायंस रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कर देना है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कर सकते हो तब तो क्लीन रिपोर्ट देते हो, लेकिन अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, एफआरएफ को डिस्क्रिप्शन तक भी नहीं चेंज कर सकते हो, भैया ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दोगे और इसका रीज़न बता दोगे बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में। फिर हम एक बात पे और डिस्कस कर लेते हैं कि या फिर मैनेजमेंट या फिर टी से WG ऑडिट करते करते आपको क्या करता है, आपके काम के ऊपर, आपके स्कोप के ऊपर लिमिटेशन लगा देता है। यानी पहले कुछ बोला था अब कुछ हो गया, इसने रंग बदल लिया मैनेजमेंट ने अपना। तो अब क्या करोगे, आपको ऐसा लगता है कि इस लिमिटेशन के कारण आपको डिस्क्लेमर ओपिनियन में देना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है फिर ऑडिट करने का। फिर आप क्या करो, ऑडिट एक्सेप्ट ही मत करो, छोड़ दो, विड्रॉ कर लो।